सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज आप सबको बताता चलूँ कि आज हम फिर सर आसिफ की खिदमत में हाजिर हुए उनसे कुछ और मालूमात हासिल करने। आज का हमारा टॉपिक एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम और आईटी के ज़रिए से होने वाला है, और हम इसको जानेंगे सर आसिफ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक दफ़ा फिर हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी बेहतरीन रहनुमाई कर सकूं और जो मेरे पास इल्म है मैं आपको उसके बारे में बता सकूं। तो सर इसी के साथ साथ हमारा पहला क्वेश्चन आईटी और एजुकेशन के रिलेटेड होने वाला है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू टेक्नोलॉजी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हो रही है और वो बहुत अच्छी भी है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी इस बारे में क्या सोच है कि ये ह्यूमन के लिए डेंजर है या नहीं। जी, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। मैं आपको बताता चलूं कि दौरे हाजिर में नई नई टेक्नोलॉजी है जी, उसी में आप एआई की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू होते हैं जी सर, और ये ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि उसका कौन सी साइड को अडॉप्ट करता है, उसकी पॉजिटिव चीज को लेता है या उसकी नेगेटिव चीज को लेता है। अब जैसे कि मैं आपको उसकी पॉजिटिव चीज की तरफ अगर बताऊं तो आपका वो काम जो कि बहुत महंगा होता था या बहुत ज्यादा टाइम में होता था, वो आपका चंद सेकेंड्स में हो जाता है और आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती और आपको वो काम मिल जाता है। दूसरी तरफ जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझ गया हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तो ये सारा काम हम मशीनों से लेना शुरू कर दें और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये काम करता था या एक डेवलपर ये काम करता था, वो अभी आपका एआई के सिस्टम के जरिए से आपको सॉफ्टवेयर कर देता है, तो वो लोग जो इस फील्ड में बहुत ज्यादा एजुकेशन के हासिल कर चुके हैं वो कहाँ जाए। तो मैं आपकी इस सवाल का जवाब ये दूं कि जैसे कि पहले इन चीजों में, इन फील्ड्स में इन लोगों की तादाद बहुत कम थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे एक्सपर्ट जो हैं पाकिस्तान से वो दुबई जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अपनी खिदमत देते हैं। अब वो ये होता है वहां पे उनको बहुत ज्यादा उनको पे करना पड़ता है जी, उनको वहां पे उनको फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं, रिहाइश देनी पड़ती है, वीजा देना पड़ता है। लेकिन अब एआई के आने की वजह से वो तमाम अखराजात उनके बच जाते हैं और तमाम ममालिक के एक्सपर्ट्स अपने अपने ममालिक में भी खिदमत दे सकते हैं। और एआई अभी इतनी वसी नहीं हुई कि वो बिल्कुल ही ह्यूमन को कट ऑफ कर दे या तमाम कामों से निकाल दे। तो मेरे ख्याल में कि अभी आप इसको पॉजिटिव ही लें और एआई को पॉजिटिव ही लें और इसकी जो इस्तेमाल है उनको पॉजिटिव ही लें। नेगेटिव पहलू इसका इंतहाई फिलहाल बहुत ही कम है जी। बट आने वाले जमाने में सर ये नुकसानदेह हो सकती है, जैसे कि अभी इसको हमने ह्यूमन ने रेडी किया, इसको सोच लिया, इसका मतलब ये है कि आप एक मशीन को सोच दे रहे हैं, अब वो आने वाले टाइम में खुद को अपग्रेड करती रहेगी, तो ये ह्यूमन के लिए नुकसानदेह नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आप कोई भी चीज बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर प्रोग्रामिंग होती है, प्रॉपर कोडिंग होती है, प्रॉपर उसका पूरा एक सेटअप होता है। तो जब तक आप वो मुकम्मल चीजें अपने हाथ में रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो खुद ब खुद ऑपरेट होगा या खुद ब खुद वो ह्यूमन की जगह ले लेगी या वो ह्यूमन को किसी भी तरीके से इस तरीके से नुकसान दे सके। जी सर, मेरे ख्याल में कि ये फिलहाल आप उसको इस तरफ नहीं जाएगा, इस नहज तक बात नहीं जाएगी। ठीक हो। तो सर इसी तरह आने वाले वक्त में आप क्या सोचते हैं कि ये लोगों के रोजगार वगैरह खा सकती है या नहीं। देखिए, मैं पहले भी अपने जवाब में आपको ये बता चुका हूँ कि असरअंदाज तो ये जरूर होगा जी, लेकिन उस लिहाज से नहीं होगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताते चलूं कि इन फ्यूचर ये क्या क्या करेंगे जी सर। इन फ्यूचर आप देख रहे थे कि हम अगर पुराने वक्तों में जाएं तो हमारी जरूरियात बहुत कम थी, और अगर हमें एक कमरा भी बनाना पड़ता था तो उसके लिए अगर हमारे महीने भी लग जाते थे तो हमें कोई इशू नहीं होता था। आज आप अगर पाकिस्तान की बात भी करें, बड़े बड़े शहरों में या डेवलप आप कंट्रीज की बात करें जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, रोज आप देख रहे हैं कि वो मशीनों की मदद से कितने तेजी से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा भी देते हैं और फिर दिनों में ही बना देते हैं। तो जिस तरीके से आपकी आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से इंसानी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो उस लिहाज से अगर आप एआई से काम लें और इस काम को मजीद फास्ट करें, जैसे कि अमेरिका में अभी भी आपकी रिपोर्ट्स रोड्स बना रही है या बाकी काम कर रही है,
तो अगर आपके बोर्ड्स एआई आपके उसमें आपकी मदद करे तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंसान के लिए फायदेमंद होगा। और मेरी ज़ाती राय भी यही है या ज़ाती ख्वाहिश भी यही है कि ये इंसान की तामीर और तरक्की में इस्तेमाल हो। जी सर। अच्छा सर, बातों से बात निकल रही है कि आप हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया वो हमसे बहुत आगे निकल रहा है। वहाँ हर बंदा आईटी के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है और ना सिर्फ इंफॉर्मेशन रखता है, वो पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं आईटी के बारे में और बहुत सारे। और आप ये हम बता सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कौन सा लूप है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी खामी हमारे सिस्टम में है वो तो है हमारे एजुकेशन का बजट। जी आप किस चीज को कितनी अहमियत देते हैं वो आपके बजट से ही जाहिर हो जाता है। जी सर। सबसे पहले हमारे जितनी भी हुकूमतें आए, मैं किसी एक हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता और ना ही कर रहा हूँ। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई उनके सामने जो एजुकेशन था वो प्रायोरिटी पे नहीं था और वो उसको उतना बजट नहीं दे पा रही जितना बजट वो और शोबों को देती थी। दूसरी बात, आपका वही बोसीदा निजाम चल रहा है, बोसीदा सिलेबस है, जिसकी वजह से हम काफी पीछे रह गए। हमारे सिस्टम में, हमारे अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में भी हमारी जो लेबोरेटरीज होती हैं, लैब्स होती हैं, वहां बच्चों को जाने की इजाजत नहीं होती। जब आप किसी बच्चे को लेबोरेटरी में, लैब में लेके ही नहीं जाएंगे तो आप उससे कैसे तवक्को कर सकेंगे कि वो आपके लिए नई नई इजादात करके लाए। आप बिल्कुल नहीं कर सकते इस तरह। जबकि इसी मुकाबले में आपने मिसाल दी है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। उनको वहां पे इख्तियारात दिए गए, एजुकेशन मिनिस्टर्स को, उनको प्रॉपर 10 साल 15 साल एक टाइम पीरियड दिया गया कि इस टाइम पीरियड में आपने इस सिस्टम को मुकम्मल इम्प्रूव करना है। जी सर। उन्होंने इस पर वर्क किया, बजट दिया और उन्होंने उसको इम्प्रूव कर दिया। जी सर। आप अगर आज अपने पड़ोसी ममालिक के वीडियोस देखें या उनके बच्चों का इंट्रोड्यूस करें तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोलते हैं। जी सर। और हमारे यहाँ आप देखें, आप अगर किसी से इंग्लिश में बात करें तो वो आपसे शर्मा जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, उसको इंग्लिश बोलना नहीं आती। और जब तक आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं सीखेंगे आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो सर, अगर आप देखें कि हमने भी 9, 10 और FSC पढ़ी है तो इसमें हमें बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ाई जाती हैं और प्रैक्टिकल की बात करें तो वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह के, और आप कहीं भी चले जाएं, USA चले जाएं, अमेरिका, कनाडा, दुबई, आप किसी जगह पे भी चले जाएं तो वो आपको एक फिजिकल कॉन्सेप्ट दे देते हैं बुक का और उसके बाद आपको ज्यादा प्रैक्टिकल कराते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इस मॉडल पे आएगा या नहीं आएगा? अगर आएगा तो वो कब तक इस मॉडल पे आ सकता है? बहुत अच्छा है आपका क्वेश्चन है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ रटा लगवा रहे हैं। आपका क्वेश्चन जो मैं समझा वो ये है, प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे। और बाकी जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अपना ज्यादातर प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी खामी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी खामी है कि हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराते। हमें प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आना चाहिए। और दूसरा आपका क्वेश्चन ये कि क्या हमारा पाकिस्तान भी इस प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आएगा या इसी तरीके से जो निजाम तालीम चल रहा है इसी तरह चलेगा? तो मुझे फिलहाल तो करीब करीब कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा तालीमी निजाम चेंज हो या हम रिवायती तालीमी निजाम से हटकर एक हकीकी प्रैक्टिकल तालीमी निजाम की तरफ आए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी नजर में यह है कि करीब करीब इसका कोई इम्कान नहीं है। सर, इसी तरह एजुकेशन की जब बात चल रही है तो जैसा कि आप देखिए FSC में इंग्लिश की बुक है मिस्टर चिप्स। जी। उसका अगर आप देखिए आपने इंग्लिश ही पढ़ानी है तो आप मिस्टर चिप्स की जगह एक इस्लामिक टॉपिक या इस्लामी कोई ऐसी चीज रख सकते हैं इंग्लिश में ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी आए और उस तरह वो सीखें इससे। क्योंकि फ्रिक्शन बुक है तो इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है इस चीज में। तो अब हुकूमत इसको चेंज कर सकती है, अगर कर सकती है तो कब तक करेगी? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। वो ये है कि हमारे जो रिसर्चर्स के बारे में आपने बात की है वो हमारे इंग्लिश के बच्चों को पढ़ाई जाती है। जी सर। तो जब आपका सिलेबस बनता है तो काफी एक्सपर्ट्स, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स उसमें बैठते हैं और उनके बारे में मुकम्मल राय होता है। और ये नहीं कि सिर्फ उनको बना के छोड़ दिया जाता है बल्कि वक्फन तवक्फन उसका रिव्यू किया जाता है। जी सर। तो यकमुश्त उसको खत्म नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि उसकी डिमांड्स होती है, उनकी एक पब्लिश हो चुकी होती है बुक्स
और इस लिहाज से उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आपका क्वेश्चन कि इसको अगर खत्म करना चाहें तो कितने अरसे में हम इसको खत्म कर सकते हैं, तो हम इसको एक टाइम पीरियड दे सकते हैं। एक टाइम पीरियड के अंदर दोबारा एक्सपर्ट्स को बुलाएं और इसकी जगह कुछ ऐसा टॉपिक रखें जिसमें इंग्लिश लिटरेसी के स्टूडेंट्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो सके। और जिस तरह आपने कहा कि अगर हमारे मजहब के लिहाज से कोई टॉपिक आ जाए या कोई शख्सियत आ जाए तो वो भी ताकि उसमें इंक्लूड हो जाए और हमारी उससे जान छूट जाए। लेकिन उसमें कम से कम मेरे ख्याल में 2-3 साल के वक्त दरकार हो। तो सर जैसे कि आपने बताया कि 2-3 साल का वक्त लग सकता है, तो इसी तरह अगर हुकूमत अभी ऐलान करते हैं कि 2-3 साल के बाद ही हम कोर्स चेंज कर देंगे, तो वो जो प्रिंटिंग हो रही है वो भी रुक जाएगी और जो प्रिंटिंग हो चुकी है, जो स्टॉक है वो भी यूज हो जाएगा। तो इस टाइम पीरियड में 2-3 साल में वो एक नए टॉपिक के साथ एक नई बुक ला सकते हैं, इसके बारे में जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, बकायदा एक्सपर्ट्स बैठते हैं, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसलिए मैंने बताया कि 2-3 साल का टाइम दरकार होता है और उसके बाद वो टॉपिक चेंज हो जाती है। आपकी जो एजुकेशनल बुक्स होती हैं वो आमतौर पर 10 से 15 साल तक चलती हैं, लेकिन मिस्टर चिप्स काफी टाइम से चल रही है। पाकिस्तानी सारी बुक्स सर अगर आप ध्यान करें तो काफी टाइम से चेंज नहीं है। जी जी जी। मेरा चूंकि तालीम के साथ मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी है, मैंने आपके ही चैनल के तवज्जुह से अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को बताया था कि तकरीबन 2002 से, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, तो आज जो बुक्स चल रही हैं 2023 के एंड में, ये तब फर्स्ट टाइम चेंज हुई थी। तो आप देख लें कि अब 21 साल हो गए और आपकी बुक्स अब तक चेंज नहीं हुई। जी सर, ये जैसा आपने बताया कि 10 साल मैक्स चलती हैं, बट ये तो 21 साल 21 साल हमारे, आप सिर्फ एजुकेशन को ही ना देखें, आप किसी भी निजाम को देखें पाकिस्तान में, उसमें अगर आप एक पटरी पे चढ़ जाते हैं तो आप उसी पटरी पे चढ़े रहते हैं। जी सर। और हमारे जो एजुकेशन के फैसले करने वाले लोग हैं, जिनके पास ये इख्तियारात है कि उनमें तब्दीली लाएं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे। जी सर। मैं आपके ही क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और मैं टेक्निकल एजुकेशन के बारे में भी बात करूंगा। जी सर। टेक्निकल एजुकेशन में आपके पास अभी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में रेडियो एंड टीवी पढ़ाया जा रहा है। जी। तो आप इस यकीनन जो आपके व्यूअर्स हैं वो इस बात को सुनकर हैरान होंगे कि अभी भी रेडियो और टीवी पढ़ाया जा रहा है, हालांकि रेडियो और टीवी को खत्म हुए अरसा हो गया। तो हमारे निजाम तालीम में ये बात चलती रहती है और उसमें ब्रेक नहीं लगती, यही हमारी बदकिस्मती है। जी सर। तो इसको चेंज करने का कोई जरिया? और उसके चेंज करने का तरीका तो मेरे नजर में एक ही है, और वो है नौजवान नस्ल, आप लोग। क्योंकि आप लोगों ने ही आगे इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, आप लोगों ने ही तमाम निजाम चलाने हैं। तो नौजवान नस्ल से मेरी बहुत उम्मीद है कि वो इसको आए और इस निजाम को चेंज करे, तब्दील करे, क्योंकि वो इन सब चीजों से गुजर रहे हैं, उनको इन सब चीजों की जो नुकसानात हैं या वो उनको नजर आ रहे हैं, और मुझे आज के नौजवान से बहुत ज्यादा उम्मीद है। जी सर। इसी तरह अगर आप देखें कि स्कूल सिस्टम जब से बना है तब से सेम चलता है, अगर आप उस चीज को गौर करें, बल्कि बाकी चीजें आप जब देखेंगे तो वो वक्तन वक्तन चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ चेंज होता है उसमें, पर स्कूल सिस्टम वैसे ही, टीचर वैसे ही, वो सब सेम चलता आ रहा है, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। हमारा स्कूलिंग निजाम चेंज नहीं हुआ, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में स्कूलिंग सिस्टम चेंज नहीं हुआ। हमारे डेवलप कंट्रीज में, बल्कि डेवलप कंट्रीज को आप छोड़ें, आपकी पड़ोस इंडिया की मैं दोबारा वहां पे भी तब्दीली काफी आ गई है। हमारे निजाम तालीम और उनके निजाम तालीम में काफी फर्क आ गया है। बल्कि आप तो डेवलप कंट्रीज में देखें कि अब वहां पे बच्चों को एंटरटेनमेंट की भी चीजें मुहैया कर दी जाती हैं, ताकि बच्चे इंटरेस्ट के जरिए से स्कूल में आए और वो खेल खेल में चीजें सीखें। जी सर, जैसा कि आईटी में किया जा रहा है। जैसा कि आईटी में किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाता। हमने एक लाइन खींच दी है और उस पे ही हम सर्कल में घूम रहे हैं, हमारा निजाम तालीम तब्दील नहीं हुआ। अब कुछ स्कूल, कुछ सिस्टम इसमें तब्दीली ला रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्तों में और भी इसको अडॉप्ट करेंगे, और हमारा निजाम तालीम अगर नहीं बेहतर होता तो कम से कम प्राइवेट जो सेक्टर है में भी वो इस सिलसिले में कुछ तब्दीलियां ले आएंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग बस एक रेड रेस में फंस चुके हैं कि वो इससे आगे निकल रहे हैं। ऐसा ही है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत खूब कहा कि हमारे यहाँ तालीम नंबर गेम्स को समझा जा रहा है।
अगर एक बच्चे का नंबर दूसरे बच्चे से एक नंबर भी कम है तो वो अपने आप अपनी नाकामी समझता है। जी सर, ऐसा ही। जबकि ऐसा नहीं होता। तालीम आपको शऊर देती है, आपको इंसानियत सिखाती है, आपको इंसान बनाती है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने उस तालीम को नंबर गेम बना दिया। जी सर। चलें सर, अब चलते हैं एक अगले क्वेश्चन पर। तो सर, आपका क्या ख्याल है कि इस मामले में माँ बाप का क्या रोल होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक और फितना आ गया जिसको मोबाइल फोन कहा जाता है। ये भी सर, अगर जैसा आपने पहले क्वेश्चन का आंसर में बताया कि हर चीज को इस्तेमाल करने का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी होता है। इसको अगर आप पॉजिटिव यूज करेंगे तो एजुकेशन का बहुत अच्छा जरिया बन सकता है, और इसी तरह आप इसे एक नेगेटिव ऐसे यूज करेंगे लाइक स्क्रोलिंग, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा और भी बहुत सारे जरिए हैं, तो ये एक बर्बादी का जरिया बन सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह सर आप देखें, अगर आजकल के जमाने में बच्चा पैदा होता नहीं और पेरेंट्स उसको फोन पकड़ा देते हैं, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इसमें माँ बाप, टीचर और एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके ब्रॉडकास्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। जी सर। मैं इसको अगर समराइज करूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि मोबाइल फोन और वालिदैन का किरदार। जी सर। तो इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि मेरे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर था कि हर चीज के दो रुख होते हैं। जी सर। पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप इसमें, मैं पहले पॉजिटिव की बात करता हूँ। अगर आप पॉजिटिव की तरफ देखें तो आपके जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंटर के या आगे जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज, जी सर, बहुत ही अच्छी चीज है। आप ये देखें कि आजकल अगर दो लोग किसी बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक छोटा सा बच्चा भी आके कह देता है कि अंकल इसको गूगल कर। जी सर। तो अगर आप देखें, अगर हम इसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो कितने ही आसानी से हम कितने ही बड़े बड़े मसाइल हल कर सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कितने अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल जाते हैं। ये तो हुआ इसका पॉजिटिव। बल्कि मैं तो ये कहता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आजकल गूगल एंड यूट्यूब आपके पास यूनिवर्सिटीज है। ऐसा कोई स्किल, ऐसी कोई चीज आप नहीं रही, आपसे दूर नहीं रही जो आप सीख ना सके। आप हर चीज सीख सकते हैं और आप हर टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं। जी। अब रही बात नेगेटिव की, जो आपने टिकटॉक का कहा या स्क्रोलिंग का कहा, बिल्कुल मैं आपसे 110% एग्री करता हूँ। उसमें स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा टाइम जाया होता है, लेकिन इसमें फिर वालिदैन का और असातिज़ा का बहुत बड़ा किरदार होता है। जी सर। वो सबसे पहले तो एक एज लिमिट तक बच्चों को मोबाइल ना दें। जी। बल्कि मैं तो बच्चों को मैट्रिक तक मोबाइल अगर उनका इस्तेमाल करना जरूरी भी है तो वो पेरेंट्स या फिर टीचर्स की ज़ेरे निगरानी इस्तेमाल करें। मैट्रिक तक आप बच्चों को पर्सनल मोबाइल ना दें। जी। इंटर में भी आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन मोबाइल दे दें। आप उसका मोबाइल एनी टाइम ऑब्जर्व कर सकते। जी। और जब बच्चा मैच्योर हो जाए, यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच जाए, तो आप उसकी खूबियां खामियां समझा के उसके पक्का उसके हवाले कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके हैं। हम क्या करते हैं, हम छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी से परिजिम्मा हो जाते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिसका नुकसान नहीं होता है कि बच्चा भी बहुत छोटा होता है और उसको अपने फायदे और नुकसान का पता नहीं होता, और वो अपना ज्यादा टाइम बजाय स्टडी के इन चीजों में जाया करता है, स्क्रोलिंग में जाया करता है, और उसका वो कीमती टाइम जो सीखने का होता है वो जाया हो जाता है। तो इसमें मैं बराबर का शरीक उस्ताद को भी ठहराऊंगा कि उस्ताद भी अपने लेक्चर्स में, अपने क्लासरूम्स में इस चीज पे, इसकी अहमियत पे जरूर बात करें, बच्चों को बताएं कि आप मोबाइल फोन जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल करें। जी सर। तो मेरे ख्याल में कि मोबाइल फोन इंटर से पहले बच्चों के पास अंडर ऑब्जर्वेशन तो दे, लेकिन इसके अलावा बच्चों के पास ना। सर, जैसे आपका पिछला क्वेश्चन था कि आप अगर किसी इंग्लिश में किसी पाकिस्तानी से बात करें तो वो आपसे हिचकिचाएगा। जी। तो उससे मेरा एक और उस आपके आंसर से मुझे एक और क्वेश्चन देना आता है। तो वो क्वेश्चन सर ये है कि आप जैसे कि देखें कि मैंने बहुत सारी मीम्स भी देखी हैं। ठीक है, आपने भी देखे होंगे, इंटरनेट पर वायरल हुई थी कि दो एंकर थे। एक रिपोर्टर पाकिस्तान में एक बच्चे से पूछता है कि इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पे पहुंच चुका है, तो आप चांद पे कब तक पहुंच सकते हैं? तो वो उसको मजाक के तौर पर कहता है कि चाहे वो चांद पे पहुंच जाए चाहे कहीं भी पहुंच जाए, जाना उन्होंने जन्नत में ही है और हमें जाना जन्नत नहीं है। इसी तरह एक दूसरी साइड पे ऑन द अदर हैंड
इंडिया में एक एंकर 7 साल के बच्चे से पूछता है जी कि हम चांद पे एटमॉस्फेयर कैसे, तो वो बच्चा 7 साल का बच्चा सर उसे फुल इंग्लिश में ब्रीफ करके देता है कि जी इंग्लिश का चांद का साउथ पोल इस तरह है और नॉर्थ पोल इस तरह है, वहां पे इतनी ठंड है, वहां पे इतनी ठंड है। तो सर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, हमारे निज़ाम तालीम ने हमारे तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। और दूसरी जो आपने बात की है कि बच्चा कहता है कि वो चाहे चांद पे भी क्यों ना पहुंच जाए, जाना उन्होंने जहन्नम में और हमने जाना जन्नत। इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत हमारे लिए ही बनाई गई और हम जन्नत में जाएंगे। बीइंग अ मुस्लिम हमें इस बात पे फख्र है कि हम मुसलमान हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहली वही नाज़िल हुई थी वो थी इकरा, यानी पढ़। हमने इस्लाम की वो तालीमात कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए आपको चीन जाना पड़े, वो तो हम भूल गए। लेकिन ये हमें याद रहा कि उन्होंने जहन्नम जाना है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने निज़ाम तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए और हमें इन दोनों चीजों को अलग अलग नहीं रखना चाहिए। जी सर। हमें कभी भी मजहब को दुनिया से अलग नहीं करना चाहिए। जी सर। हमारे मजहब में दुनिया की गुंजाइश है, इल्म की गुंजाइश है और जदीद उलूम की गुंजाइश है, बल्कि हमारा मजहब तो जदीद उलूम सीखने का कहता है। जी। तो हमें भी जदीद उलूम सीखने चाहिए। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस पे हमें अबूर हासिल करना चाहिए। और आपके चैनल के तवस्सुत से मैं आपके व्यूअर्स को यही पैगाम देना चाहूंगा कि हम जितना जदीद उलूम सीखेंगे, जितना जदीद उलूम में हम आगे जाएंगे, इंग्लिश पे हमारा अबूर होगा, हम दुनिया को समझने में भी हमें आसानी होगी और उनका मुकाबला करने में भी हमें आसानी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे बात कर बहुत सारी इंफॉर्मेशन और इल्म में इजाफा हुआ। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी आपकी वीडियो देखकर बहुत सारा इल्म हासिल हुआ होगा और पता चला होगा आईटी के बारे में, उसको इम्प्रूव करने के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन का इजाफा हुआ होगा। जी बिल्कुल, मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप दूसरी मरतबा मेरे पास आए और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से आपके व्यूअर को भी यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दौरे जदीद के जितने भी अदूम हैं उनको हासिल करें, आईटी स्किल्स में अपनी पहचान बनाएं और दुनिया में अपना नाम कमाएं। और मैं आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं सर के स्कूल के बारे में, सर के चैनल के बारे में। सर के 2 चैनल है, एक उनके स्कूल के नाम से और एक उनके अपने नाम से, जिसकी दोनों की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और सर के स्कूल का टूर आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलेगा इसी चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक लीज स्टे।